खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर उम्मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, आज यौम दिफाए पाकिस्तान का दिन है। उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने से एक बहुत बड़ी ताकत का बड़ा सक्सेसफुली मुकाबला किया, अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया। उनकी याद मनाएंगे, क्या असवाक हैं उसके इस हवाले से, और क्या भारत ने भी कोई सबक सीखा या नहीं, इस पर बात करेंगे। इसके बाद पंजाब में बड़ी इंतज़ामी तब्दीलियाँ हो रही हैं। एक बार फिर IG और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने की बात हो रही है। क्या वजह है और इस तब्दीली से क्या मस्बत जो है असरात मुरतब होंगे। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की कुर्बत के हवाले से भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या कोई एक नई ट्रांजिशन हो रही है, टूट फूट हो रही है, या महज आंख नज़र का धोखा है, इस पर बात करेंगे। तालिबान एक कैम मौजू है, हमारे साथ रहेगा। इसको CPEC में हम शामिल करते हैं या नहीं करते, और क्या मामलात रहेंगे, हमारे ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारे ISI के चीफ है उनका दौरा भी हम डिस्कस करेंगे। बड़ी साहब, पहले यौम दिफाए पाकिस्तान पे आज आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं। हमारे बहुत से सोल्जर्स, फुट सोल्जर्स जिन्होंने शहादतें लीं और जो है इसका तहफ़्फ़ुज़ किया, तो आप इस पर ज़रा कुछ बात करें। और फिर क्या भारत जो है इसने इससे कोई सबक सीखा या नहीं सीखा, और आइंदा हमारे मामलात कैसे चलेंगे। जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, इस पाकिस्तान के जो असल हीरो हैं, जो इस मुल्क का सरमाया है, जिनका मैं, आप और 22 करोड़ आवाम मकरूज है, वो मेरे मुल्क के शहोदा है। वो एक फौजी सिपाही से लेके कर्नल ब्रिगेडियर तक, मैं तो उनका मकरूज हूँ। अगर आज हम घरों में इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, महफूज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारी असल फ़ौज जो है वो शहोदा है, जिन्हें आज का पूरा प्रोग्राम उनके नाम। अगर वो शहीद ना होते, अगर वो हमारे लिए अपनी जानो माल की कुर्बानियाँ ना देते, तो शायद आज हम भी किसी बनिए की दुकान पे बैठे होते। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। उनका तो जितना भी अल्फाज, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है जो उनकी शान में बयान कर सकूँ। दूसरी तरफ काजी साहब, आप जो फरमा रहे हैं, इस मुल्क में अब अफगानिस्तान बड़ा अहम रोल बनता जा रहा है। ये बात कन्फर्म हो गई है कि अफगानिस्तान में भारत ने दहशतगर्दी के लिए ट्रेनिंग सेंटर कायम किए हुए थे, जिन्हें दैश और अलकायदा के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। जिस तरफ आपने इशारा किया कि DG ISI का वहाँ हुआ, वो खाली काबुल की सैर करने नहीं गए थे मोहतरम फैज़ हमीद साहब, वो ऐसे एविडेंस देने गए थे तालिबान को, उनकी हुकूमत शुरा को, कि आपके इन एरिए में भारत ने अपने ट्रेनिंग सेंटर कायम किए हुए हैं, और दैश और इसमें RSS के गुंडे भी शामिल हैं। काजी साहब, यही वजह है कि अमेरिका को मरोड़ उठ रहे हैं, मिर्चें लग रही हैं, चीख रहे हैं कि DGI उधर वहां क्यों गए। इससे पहले भी कई दफा गए, लातेदाद लोग गए, खुद अजीत देवल भी 10 दफा गया। तो बस दुनिया में एक सुपर पावर फ्यूज पावर हो गई, उसका नाम है अमेरिका। दूसरा, अगर अफगानिस्तान में किसी को पसपाई हुई, रसवाई हुई, वो है भारत। इन्होंने अमेरिका को यकीन दहानी कराई थी कि अशरफ गनी जैसी कठपुतली जिसे इन्होंने ट्रेनिंग दी है, वो 3, 4 या 5 साल तक तालिबान का मुकाबला कर सकती है। लेकिन वो जैसे ही बग्राम एयरबेस खाली किया, वो रेत की दीवारें हुई। तो अब भारत की मुकराहट और फैज़ हमीद साहब का मुस्कुराते चाय पीना, उनके जख्मों पे नमक छिड़कना, और उनके छिड़कना तो बनता है। एक उनके ट्रेनिंग सेंटर पकड़े गए, पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि आप मलिक साहब की तरफ जाएं, काजी सब बड़ा अहम वक्त अब तालिबान पे आ गया है। वो कंसेंसस से वहाँ हुकूमत बनाए, पंजशेर पे आज तक दुनिया में कोई भी कब्जा नहीं कर सका था। अल्लाह ताला ने इन्हें भी कामयाबी दे दी। अब इन्हें चाहिए हर एक को, जो कि उन्होंने आम माफ़ी कर दी है, बैनुल कवानीन के मुताबिक हुकूमत चलाए, और उसमें रशिया, चीन और पाकिस्तान का कलीदी किरदार होगा। आज काजी साहब, आपको ये तो फ़ख्र होना चाहिए हमारे हुक्मरानों से, अमेरिका जैसी सुपर पावर, उसकी फ़ौज के इनखला के लिए पाकिस्तान ने मदद की, बरतानिया की नेटो की, तो लिहाजा ये अच्छे इक़दाम है। अच्छा भट्टी साहब, एक और सवाल, दिनों में तालिबान अपने मुल्क को किस तरह चलाते हैं। मैं इस पे मैंने बहुत आपसे पूरी डिटेल लेनी है अपने आखिरी सेगमेंट में, लेकिन मैं एक और तरफ आता हूँ कि देखें, अब ऑल आउट वार जो है वो तो हमारे दरमियान मुमकिन नहीं है। हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं,
तो ये जो अब यहाँ पे इजाफे कर दिए हैं भारत ने, आज हम इसी हवाले से डिस्कस करते हैं कि अब हमें इसका मुकाबला साहब, ये जो दहशतगर्दी की वारदातें वो करवा रहे हैं वहाँ हजीमत के बाद, आज हम यौम दिफा पे हमें इसमें भी रीथिंक करना होगा और हमें जो अंदर के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ भी आना होगा। क्या समझते हैं आप? देखिए कादी साहब, मेरी इतलात के मुताबिक मोसाद और CIA अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप तो थे ही थे। आपके बलूचिस्तान में भी बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है जिसे हमारी फौज ही ख़त्म कर सकती है, और उसके लिए नहायत अदब एहतराम और जान की माल पाऊँ सियासत से ख़ुद को अलग करना होगा। अब इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत के जो अज़ाइम हैं, जिसको 20 साल बाद खरबों रुपए लगा के वहाँ पसपाई हुई, अमेरिका को पसपाई हुई, वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि इस रीजन में अमन हो। तो इसके लिए अब पाकिस्तान की इंटरनल मीर जाफरों को वो किसी भी रूम में है, वो किसी भी जगह है, उन्हें बिला इम्तियाज कुचलना होगा और तेजी से, वरना दहशतगर्दी की एक लहर आ गई। आगे 80,000 से ज्यादा हमने शहादतें दी हैं। अच्छा भट्टी साहब, और इसके मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं मलिक साहब, 1 और 5 का मुकाबला था हमारा, एक यानी अगर हम देखें 5 गुना हमसे बड़ी ताकत थी, 5 गुना बड़ी फौज थी। तो मेरे ख्याल में बड़ा वैलियंटली, और फिर मानक शाह और इस जैसे लोग जो बाद में भी हमारी जंग हुई, उन्होंने ख़ुद अपने तय तस्लीम किया कि जी जिस इन मीगर मीन्स के बावजूद जितना एक वैलियंटली लड़ी हमारी फ़ौज जो है, एक बहुत बड़ी 5 गुना बड़ी ताकत से। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने 65 की जंग जीती और ये खित्ते ने जंग हारी। मेरा जो आर्गूमेंट है, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो चीज़ों से अचीव की 65 से, वो कॉन्फिडेंस लिया। जिस तरह आपने कहा कि आपने से 5 बड़ा गुना आपसे दुश्मन सामने हो और आप एक बिल्कुल सॉलिड, और दुनिया सारी इस पे गवाह है कि पाकिस्तान ने जो टैंकों की जंग हुई है चुविंडा में, और एयरफोर्स, ये जो टैंकों की जंग है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी जंग है। और दूसरी पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान को एक कॉन्फिडेंस दिया कि हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं और हम इसकी हिफाजत कर सकते हैं। पूरी दुनिया को मैसेज हो गया। मगर बदकिस्मती ये हुई कि ये रीजन जो है 65 से अभी तक बाहर नहीं निकला। उसमें डेफिनेटली एक बड़ी लंबी कहानी है, और मैं उसको बिल्कुल कंक्लूड करना चाह रहा हूँ बजाय लंबी बात करने के। मैं समझता हूँ आज इंडिया के लिए 2 क्वेश्चन बड़े क्लियर हो गए हैं। एक अफगानिस्तान में जो हुआ है, और कोरोना ने वैसे उनकी इकॉनमी छेड़ी हुई थी, ऊपर से कोरोना आ गया। मुझे लगता है कि इस दफ़ा डेफिनेटली ज़ल्ज़ला इंडिया के अंदर आएगा कि जिस पॉलिसी पे, जिस रीजन को जिस तरफ हम लेके जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इंडिया के अंदर एक रिबेलियस आएगा, एक चेंज आएगी कि इस रीजन के साथ हम सही नहीं कर रहे। ये मेरा आर्गुमेंट। तो ये चलें, ये हम इसको कंक्लूड इस तरह करते हैं कि दूसरे मुल्कों में जाके वहाँ जो रेशा दवानियाँ हम करते हैं, अफगानिस्तान जो है वो अमेरिका को ले डूबा, और हम देख रहे हैं कि आज में जो क्या उनके अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है। पर आगे बढ़ते हैं बड़ी साहब, अब मैं पंजाब की तरफ आता हूँ। पंजाब में बड़ी इंतज़ामी तब्दीलियाँ फिर एक बार हो रही हैं, तनकीद बहुत ज़्यादा होती है, बार बार की पोस्ट पर बंदे इधर उधर कर दिए जाते हैं। क्या मसला है? हिट एंड ट्रायल मेथड है, क्या चल रहा है? आप कैसे देखते हैं? इन्हें क्यों हटाया जा रहा है? जो आ रहे हैं उन्हें क्यों लाया जा रहा है? और जो आ रहे हैं वो कितना फ़र्क डालेंगे? भट्टी साहब। देखिए कादी साहब, पंजाब में ऑलरेडी इन 3 सालों में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, शायद कभी भी किसी 10 सालों में भी ना हुई हो। तब्दीली किसी अच्छी मकसद के लिए किए जाए, अच्छे लोगों के साथ की जाए, तो नताइज हमेशा बेहतर आते हैं। मेरी आज इस्लामाबाद में 2-3 लोगों से मुलाकात हुई है। मुझे हैरत है कि इस हुकूमत में राव सरदार को IG के नाम के लिए रिकमेंड किया। वो तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन आदमी है, ऑनेस्ट है, कॉम्पिटेंट है, और पुलिस इस्लाहत लाएंगे। वो तो इलेक्शन का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। थारो जेंटलमैन, ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट, और गलत काम वो अपनों का नहीं करते। अगर इमरान खान साहब लगाते हैं तो कम से कम उनके बारे में जो बैड गवर्नेंस तासुर है वो ज़रा थोड़ा सा कम होगा। लेकिन कादी साहब, नहायत अदब एहतराम के साथ, क्या राव सरदार को फ्री हैंड दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी से DPO लगाए, अपनी मर्जी से DSP DIG लगाए, ताकि पुलिस में इस्लाहत आए और आम लोगों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके? दूसरी तरफ जो कमिश्नर, जो चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक साहब, वो भी जेन्युइन आदमी थे, 100% ऑनेस्ट, ईमानदार, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें काम भी नहीं करने दिया जा रहा था। जब एक हफ्ते में आप 6-6 AC तब्दील करेंगे, 10-10 DC तब्दील करेंगे,
तो फिर नताइज बेहतर नहीं आएंगे। अगर पुलिस में वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लाहात लाना चाहते हैं जिसका केपी, तो राव सरदार, खालकदाद लक या मलक अली अमर बेहतरीन चॉइस है और राव सरदार A1 चॉइस है। लेकिन अब मेरी इतला है कि इसका कल आर्डर होंगे, लेकिन सुना है कि जिनकी जगह ये आ रहे हैं इनाम गनी अपने तबादला रुकाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में इस वक्त कादी साहब आपके तसव्वुर से ज़्यादा कब्ज़ा माफिया मजबूत हो चुका है और आपकी बेशतर पुलिस उनकी पार्टनर है। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सबूत मिले हैं, तो उनको तोड़ने के लिए जवाद रफ़ीक भी जेन्युइन आदमी थे, मेरी नज़र में तो उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया। और जो नए ला रहे हैं ये भी बहुत नमाजी परहेजगार और गालमन सेक्रेटरी इंडस्ट्री हैं और बड़े अफसर हैं। एक अल्लाह का शुक्र है बाबर ताड़न को लगाने लगे थे, इनकी मेहरबानी, इन्होंने उसको नहीं लगाया। इमरान खान साहब को शायद अजर दे, वरना उन्होंने 2014 में कादी साहब अर्ज सुनूंगा आपकी खिदमत में, एक हाउसिंग सोसाइटी अपने भाई को इजाज़त दी गलत काम करने की, वो आज नैब में रेस्ट है। तो भाई अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब ये फैसला कर लिया बाकी 2 साल लोगों को गुड गवर्नेंस देनी है, लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो राव सरदार इनमें एक अच्छी चॉइस है जो मेरा यकीन है, जिनको मैं जानता हूँ ASP होने के नाते। दूसरे जो चीफ सेक्रेटरी के लिए जिनका नाम आ रहा है वो भी एक ईमानदार अफसर है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पहले भी से देखना यह है कि इमरान खान पंजाब हुकूमत को साथ ये हिदायत देते हैं कि इन्हें फ्री हैंड दें और फिर इनसे रिजल्ट लें कि बताएं अवाम की जानो माल तहफ़्फ़ुज़ हुआ कि स्ट्रीट क्राइम हद से ज़्यादा हो गई, कब्जा ग्रुप हद से ज़्यादा हो गया। जी ये बात मुकम्मल करें भट्टी साहब। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में राव सरदार साहब अच्छी, यानी दोनों आपके नज़दीक अच्छे चॉइसेस हैं, आएंगी इससे। जी मलिक साहब आपके पास क्या टेक? देखिए काजी साहब, लेकिन सुना है कि मौजूदा आखिरी लफ्ज कादी साहब अदब एहतराम से और मलिक साहब, मौजूदा IG इनाम गनी जिनके बारे में एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, वो भी अपनी ट्रांसफ़र रुकाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि वज़ीर आज़म ने आज जो ग्रीन सिग्नल दिया है कि IG बदल दे और राव सरदार का, उस पर कायम रहते हैं कि नहीं, ये तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता एक सवाल रहेगा। जी मलिक साहब। कई सर देखें कितना कन्फ्यूजन है कि आप हर बार 5-6 IG आपने बदल दी और आपका एक ही स्टैंड होता है कि ये बंदा कॉम्पिटेंट है और ईमानदार है। बड़ी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा। आपको खबर क्या है? मैं खबर भी आपको देता हूँ, मगर आपको 1 साल के बाद या 6 महीने बाद पता चलता है ना ये कॉम्पिटेंट है ना वो ईमानदार है, तो फिर वो पुलिस में क्यों है? फिर वो मेरी से क्यों पैसे ले रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। एक तो स्ट्रेट वे फेलियर आपका गवर्नेंस का। अब पंजाब की जो पॉलिटिकल सिचुएशन से आपको पता लगेगा कि हमारे CM साहब की लीडरशिप है क्या। पंजाब के जो 3 फेसेस हैं, गवर्नर है, CM है और स्पीकर है, ये तीनों इन टर्म्स ऑफ ये तीनों पंजाब के बड़े फेसेस हैं, इकट्ठे नहीं बैठते, एक दूसरे से बात उस तरह नहीं करते कि जिससे कोई सूबे को फ़ायदा हो। ये आपको बता रहा हूँ, पंजाब का सीनियर जो वज़ीर है उसका नाम है लीमा, वो आप तलाश करके दिखा दें, ना वो कैबिनेट में आता है ना उसको अमल दखल है। मतलब समझ से बाहर ये सूबा किस तरह चल रहा है। और पिछले दिनों कोई गवर्नर साहब ने भी वज़ीर आज़म साहब से कोई 2-3 अपनी को बातें करने की कोशिश की, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि भाई अगर आप तंग हैं तो आप जो मर्ज़ी कर लें। मतलब एक लवारसी है, कुछ सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकली आप इकट्ठे नहीं है। जब तक आपकी लीडरशिप नहीं है, आप अपने घर को सही नहीं रखते, आपको अपनी पार्टी सही नहीं चलाते, पार्टी के अंदर आपको पता है गलीमा अपना जंगीर तरीन ग्रुप पहले है, तो दूसरी तरफ आपने सारा जोर तबादलों पे रखा है। निज़ाम आप बदलने को तैयार ही नहीं। देखें पार्टी पॉलिटिक्स से बुलंद तर होकर बात करें। जी हाँ, जब आपने हमेशा इलेक्टेबल लाने हैं, अब जो इलेक्टेबल है वो तो बड़ा पावरफुल है, वो तो खुद इलेक्ट हो जाता है, उसके साथ बंदे हैं। अब उसको चाहिए अपनी मर्जी का SHO, उसकी मर्जी का DPO। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए ना, अगर आप सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को देख लें, सारी पिछली गवर्नमेंट्स भी देख लें, तो पिछली गवर्नमेंट में तो इंटरव्यू तो बार बहाल सन CSS के इंटरव्यू कि जनाब हमजा शहबाज साहब पूछेंगे तन लाना या नहीं लाना, मतलब ये हो रहा था। तो क्या बुनियादी तौर पर जो डीपोलिटिसाइज हुआ है और जो छोटी छोटी बन गई हैं डायनेस्टीज ज़िला की सतह पर, वो गवर्नेंस नहीं करनी दे रही हैं और वो प्रिवेल कर जाते हैं। इधर जी हैं अपना हमारे स्पीकर हैं, इन्होंने ज़िले वाले तुम देखना नहीं, तो ये वजह है बुनियादी। काजी साहब आपने 200% सही कहा। मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि मसला तबादला नहीं है। देखिए मैं सरकारी मुलाजम हूँ ना, मैं जिस स्केल पे हूँ जहाँ पे हूँ, ऐसी की तैसी मैं ईमानदारी क्यों ना करूँ, मैं क्यों ना कॉम्पिटेंट हूँ। अगर नहीं हूँ जिस मैं अगर MNA हूँ, MPA हूँ, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेरा पॉइंट है, फिर आपने वो बहस करनी है कि फिर आपने यकीन कर लिया।
इमरान खान को हमने नवाज शरीफ को इसलिए निकाला कि इस गन से सारे यार आपने नहीं निकाला यार, फिर यार मैंने निकाला है। मेरी बात आपने निकाला है। कई साहब यार मेरी बात सुन लें, आप अपनी बात कर लें। नहीं आप यहाँ सुन लें, मुझे ये अपनी बात कर लेना, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वोटर ने अच्छा हुआ बुरा हुआ पिछली हुकूमतों को इसलिए निकाला ना कि वो परफॉर्म सही नहीं करते थे, उनकी गवर्नेंस सही नहीं थी, उनमें ठेकेदार थे, फ्रॉड था, करप्शन था। हम एक नया निज़ाम लेके लाए थे कि आप लोगों के लिए बेहतरी करें। आपने सारा फोकस बेहतरी की बजाय तबादले पे डाल दिया। बिजली आपने कर दी, अब हाल ये कि हम निजाम बदले, इस तरह काम नहीं चलेगा, तबादले से काम नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इस तरह कर लेंगे पुरानों को ले आए नहीं, इसका ये मतलब ये हाल नहीं, ये आप खुद ही निकाल लें, इसका कोई मतलब ये मतलब नहीं। अच्छा मलिक भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। भट्टी साहब, जब भी ये जो यहाँ पे जो इशू मुझे नजर आता है ऑनेस्टली, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से अबव हुए, हम तो कोई वर्कर तो है नहीं, कि जब आपने इलेक्टेबल्स को टिकट देने ने लीडर का 2 नंबर बयानिया है कि जनाब मेरे वोट हैं, कोई वोट नहीं है, बंदा 5000 बार नहीं आंदा 35 देगे पकाने के बाद भी, तो फिर वो जो हुक्मरान है जिले का, उसका दस्ते नगर है आपका लीडर कि वो पार्टी बदलेगा कल आपकी गवर्नमेंट। और यही किया पिछले 30-35 सालों में आपने, यानी बंदों को उनको कब्जे करने दिए, उनको माल खिलाए, जो रेडियो पर ढोते थे अपना मट्टी, उनको उनके माल बनवाए। अब SHO की जरूरत है, मजाल है कि उनके दरवाजे के सामने से गुजर जाए। ये डकैती आज हुई है या कब से हो रही है? अच्छा काजी साहब, गुजारिश ये है कि मादी में करप्शन होती रही और आज भी हो रही है। मादी की दोनों हुकूमतों में मुबैना तौर पर करप्शन के अरबों के इल्ज़ाम थे और इमरान खान साहब से तवक्को की जा रही थी बेहतरी करे, लेकिन अफसोस कि कुछ उन्होंने ऐसे करप्ट अफसर तैनात लगाए कि अनबिलीवेबल। मैं यकीन नहीं करता था कि यार इमरान खान की हुकूमत में ये अफसर भी लग सकता है। अब आपका लाहौर का एक थाना है, उधर एक SHO ने एक काम में 30 लाख रुपया लिया है। साहब आप हमें ऐसी कहानी सुना देते हैं, हमने तो 30 लाख इकट्ठे देखे नहीं आज तक। नहीं, मैं कादी साहब आपने नहीं देखे, आपकी पुरानी हुकूमतों ने ऐसे जराइम पेशा लोग भर्ती किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, फिर आप मलक सब गुस्ताखी समझ जाएंगे कि आप भी तो ये हो रहे हैं, आप भी कह रहे हैं एक पार्टी का तर्जमान नहीं। लेकिन इमरान खान ने अगर ये 2 साल गुड गवर्नेंस ना की, करप्शन में कमी ना की, तो आप पुराने हुक्मरानों को आने से नहीं रोक सकते। अब ये इमरान खान साहब को एक फैसला लेना होगा कि इलेक्टेबल से ब्लैकमेल होते रहे, इत्तेहादियों से ब्लैकमेल होते रहे, या अवाम के साथ किए हुए वादे अपनी जुबान से 2 नहीं 1 कानून पे ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट अवाम दोस्त लोगों को लगाएं। वरना याद रख लें, मैं पंजाब में ऐसे अफसरों के चेहरे दिखा सकता हूं कि अल्लाह ताला माफ करे, डर लगता है कि किस तरह साहब क्या करें, ले ली और लोगों को पाकिस्तान क्यों लाइलम रहते हैं ऐसे हक़ाइक़ से। बाइख्तियार सीटों पे जब ऐसे लोग बैठे जिन्हें जेलों में होना चाहिए और विक्ट्री के निशान बनाते फिरें तो क्या करें हम। लेकिन मैं अब आप इस्लामाबाद में बैठे हैं आज, नाज़रीन हमारे साथ भट्टी साहब इस्लामाबाद से हैं, मैं शायद मेंशन नहीं कर सका। हजूर, इलेक्शन अर्ली होने की बड़ी बाज़ गश्त है, इस हवाले से क्या खबरें आपके पास? कादी साहब, मनवर ज़रीफ ने कहा था दीवाने को बिल्ली को छिछड़े के ख्वाब आते हैं। मेरी अपनी इतला के मुताबिक, मुझे नहीं पता इलेक्शन कल ऐलान कर दे, ना इमरान खान इतना सादा है, ना हुकूमत में अपोजिशन में इतनी सख्त है कि वो अर्ली इलेक्शन करा सके। इनफैक्ट 2022 में एक बड़ी अहम तबादला होना है, एक पोस्टिंग के किसी ने रिटायर होना है, इसी तरह 23 में होना है। अगर इलेक्शन हुए भी तो मेरी अपनी राय में 2022 के एंड में या जनवरी 2023 के स्टार्ट में ये साल इलेक्शन का नहीं है। बिलावल भुट्टो और मुझे समझ नहीं आ रही नून लीग किस बेस पे कह रहे हैं कि इस साल इलेक्शन हो जाएंगे। क्या इमरान खान ने 3 साल महंगाई से निपटा, अब कुछ वक्त आया है रिलीफ देने का, तो ऐसे में इलेक्शन कराना तो इमरान खान साहब अपने पे एतमाद ही कराना चाहेंगे ना। कैसी मजबूरी है, ना PDM का कोई प्रेशर है, नून लीग तकसीम हो चुकी है, PTI में भी गो के एक मिसाली इत्तेहाद नहीं है, लेकिन वो क्यों कराएं। हाँ, 23 सितंबर होगा क्योंकि एक अहम तरीन तैनाती आएगी, उसके बाद मुल्क में भूचाल आएगा। अल्लाह ताला अगर वो तैनाती हुई तो अब मुझे नहीं पता वो कोई सिपाही है
या कोई काउंसलर किसी ने मुंतहिब होना है, मैं नाम नहीं ले रहा। नहीं, कोई नहीं, जरूरत भी नहीं है भट्टी साहब, आप हमारा हम दस्तबस्ता हम करते हैं, हमें कोई जरूर। अच्छा हजूर, मैं आपसे सवाल थोड़ा टेढ़ा करना चाहता, टेढ़ा से मुराद ये कि आप यानी आप इंफॉर्मेशन तक एक्सेस है। एक खबर ये भी आ रही है कि हरचंद के मरियम साहिबा सदर नहीं बन सकती फिलहाल, लेकिन एक बड़ी कोशिश है कि अगर उन्हें रिलीफ मिल जाए तो उन्हें सदर बना दिया जाएगा। ये बातें क्यों रूमर चल रही हैं, एक तो मुझे आप ये बताएं, और दूसरा आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्शन है इसके अगर दूसरा हिस्सा इलेक्शन हुआ 8 में हुआ, ये हुआ तो बदला किसी भी इलेक्शन के बाद, ये मैं बाद में पूछूंगा, पहले वाला सवाल पहले देखिए। पहले एक चीज़ तो पक्की है, उसका आप भी शाहिद हैं, जो इनसाइड हैं वो सारे कन्विंस है कि नून के अंदर ये बहुत संजीदा क्वेश्चन आ गया है कि जो हम एंटी नवाज शरीफ में मैं कहूँगा नवाज शरीफ की एंटी फौज एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो थॉट था, पॉलिटिकल थिंकिंग थी, वो दीवार के साथ लग गई है। ना वो आगे जो गए हैं ना पीछे जो गए। मैं कौन सोचता है वहाँ पे कितने जिन लोगों ने एमएनए बनना है, जिन्होंने एमपीए बनना है, सारी पार्लियामेंट्री पार्टी यही सोच रही है। देखिए ना, पार्टी के अंदर भी तो वो अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम करता हूँ तो मैं सैलरी लेता हूँ ना। अगर मैंने एमएनए बनना है, मैं नवाज शरीफ के साथ इसलिए बैठूंगा। या तो आप बताएं ना कि आप बहुत बड़ी कोई नजरियाती पार्टी लेके आ रहे हैं, कोई कम्युनिस्ट है या आपको बहुत इस्लामी निज़ाम लाने के लिए लाए हैं लोगों को, तो लोगों का बेनिफिट किस में है? वो है कि हमने एमएनए बनना है और आपने खुद साबित कर दिया। मैं समझता हूँ जितना मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ ने ये प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, ये जो मुफाहमत की पॉलिसी नए लफ्ज़ लाए उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। आपने यहीं से हमने इस बात को उधर के लिए इनका इनपुट है, इस पे हम आगे बढ़ेंगे और पूछेंगे। और वो सवाल खास तौर पर कि क्या मरियम के लिए जोर लगा रही है, क्योंकि मिलती रही है। अब देखें ना, नवाज शरीफ साहब को भी तो चीफ जस्टिस साहब का थे, उन्होंने इनको तीसरी बार बनने का जो है रास्ता दे दिया था, और टाइम बार भी होते रहते हैं। बहरहाल एक ब्रेक के बाद आगे बड़ी दिलचस्प खबरें हैं और मेरे पास और भी खबरें हैं, बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। अच्छा, पहले तो वही है, आप ये कह रहे हैं कि मुफाहमत जो है बड़ी डेट्रीमेंटल है, बड़ा इसने पहले मेरा ख्याल था कि ये पीपल्स पार्टी के लिए किस ऑफ डेथ था मुस्लिम लीग नून के साथ मुफाहमत, और हुई भी। तो आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ ने नुकसान पहुंचाया और मरियम साहिबा को क्या ऊपर लाने की कोशिश हो रही है? मैं यही कह रहा हूँ कि पार्टी कंफ्यूज हो गई है, कोई समझ से बाहर हो गई है। और ये जो अपने आपके मियाँ शहबाज साहब जो बिलावल से आप थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की कोशिश कर रहे हैं, वो उसी कैंप में जा रहे हैं जहाँ जो आप कहते हैं कि ये पुराने आदी हैं उस गमलों में रहने के। तो शहबाज शरीफ अब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारी जान छूटे मरियम और ये जो मुफाहमत लड़ाई झगड़ा अब आ जाएंगे सामने, खड़े हो जाएंगे। मेरा हर और ऑप्शन ही कोई नहीं, अगर ऑप्शन ही कोई नहीं। आप ये समझ रहे हैं कि वो भट्टी साहब, दो सवाल आपके लिए, और उसमें ख्वाजा आसफ की से भी आपको कोई खबर आ सकती है। ख्वाजा आसफ जो बोले भी थे, वो ये सारे लोग जो नवाज शरीफ की जो बड़ी अग्रेशन था ना, उसके खिलाफ पार्टी में ऐसा ऐसा आवाज़ें बढ़ती जा रही है। भट्टी साहब, दोनों बातें, एक तो आप ये बताएं कि ये जो क्या आवाज़ें बढ़ती जा रही हैं वहाँ पे, और शहबाज शरीफ साहब जो आज तक नवाज शरीफ साहब के सामने खड़े नहीं हुए, वो खड़े होने जा रहे हैं। कैसा देखे का नवाज साहब को मोहतरम मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ के बयानिए ने बिल्कुल दीवार से लगा दिया। कमो बेशतर उन्होंने ताकतवर हलकों से 5 से 6 मरतबा कुछ कमिटमेंट्स की, और 5-6 दफ़ा उन कमिटमेंट में मरियम नवाज और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने पानी फेर दिया। एक ज़बान बहुत बड़ी होती है, हम लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो उसका पास रखने की कोशिश करते हैं कि कल को वो झूठा ना कहे। अब अगर शहबाज शरीफ साहब अपने स्टैंड नहीं लेते, अपने बयानिए पे नहीं खड़े रहते, तो फिर दोनों भाइयों की सियासत ऐसी गुमनाम जगह पे जा रही है जहां सख्त मुश्किलात का सामना होगा। कल मुझे नहीं पता, 2 साल बाद का मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन शहबाज शरीफ अगर अब खड़े ना हुए तो फिर शहबाज शरीफ बैठने के काबिल भी नहीं रहेंगे, उन्हें कोई स्टैंड लेना है। और पार्टी की अक्सरियत शहबाज शरीफ के बयानिए के हक में है, मां सवाए चंद लगड़ बगड़ जो आपको पता है आपके दोस्त हैं, परवेज रशीद टाइप 2-4 लोग, मेरे नहीं मलिक साहब के दोस्त हैं कि नून लीग एक बड़ी जमात है, ये सियासत में रहे। अच्छा, मलिक साहब के परवेज रशीद दोस्त हैं, वो शेख रशीद के भी क्लास फेलो हैं, और शेख रशीद उनके बड़े अच्छे किस्से सुनाते हैं। अच्छा भट्टी साहब, एक और सवाल आपसे, माशाल्लाह 7 फुट के जवान हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं। ये आपके पास क्या खबर है, बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब की बढ़ती हुई जो एक मुलाकातें हैं, ये क्या है? ये भी क्या नून लीग से जो दूरी की यानी इशारे हैं, यानी नून लीग मरियम ग्रुप जिसे कह लें आप, या नवाज शरीफ ग्रुप? कादी साहब मेरे ख्याल में बिलावल पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पिछले 40 साल से सोतने हैं, ये एक कश्ती में सवार नहीं हो सकते।
हाँ, इमरान खान को दबाव में लाने के लिए, मरियम को कॉर्नर करने के लिए, याद रखें आप कादी साहब, ये हकायक मत भूले कि मरियम और नवाज के दरमियान पहले ज़्यादा कुर्बत हो चुकी थी। दोनों कहते थे हमने इलेक्शन लड़ना है, एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना। मरियम नवाज जुल्फ़कार अली भट्टो के मकबरे पे गई, बेनज़ीर शहीद पे गई। वो कुर्बतें याद करें, वो फासले बढ़े क्यों रिज़ाइन देने पर। तो शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है हुकूमत को डराने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहे हैं। ये मिलके इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये शुरू से, क्योंकि उसका वोट बैंक पीपल्स पार्टी का सिंध में है ज़्यादा और नून लीग और पीटीआई का पंजाब में है। तो मेरा ख्याल है गुफ्तगू की हद तक ठीक होंगे, लेकिन इलेक्शन ये अलग अलग लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। एक और सवाल आपसे मलिक साहब की तरफ आता हूं, सिर्फ ये देखिए करना कुरना। बिलावल भुट्टो ने तो ये भी कहा है कि नवाज शरीफ तो जो है वो अशरफ गनी की तरह हैं, जो पैसे लेके भाग गए, और जो दूसरे लोग हैं तो ये उनसे बात, तो ये वो कह रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं, तो क्या बिलावल उनसे बात करेंगे जो पैसे लेके नहीं भागे, यहीं रहे हैं? अच्छा देखें, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ, बिलावल साहब कहते हैं कि अशरफ गनी की तरह नवाज शरीफ पैसे लेके भाग गए, तशबीह दी है। तो शहबाज शरीफ तो उनके वालिद मोहतरम के बारे में कहते हैं कि हमने भागने नहीं देना, गले में पटा डाल के घसीटना है, घसीटना। तो क्या बिलावल भट्टो साहब अपने वालिद के भी खिलाफ जाएंगे कि अगर शहबाज शरीफ आसफ अली जरदारी साहब को घसीटना चाहे? ये सियासत बड़ा बेरहम खेल है कादी साहब। इधर जैसे एक बड़ा ताकतवर अदारा है, उसका एक बादशाह होता है, वजीर होता है, कभी कभार घोड़ा ऐसी चाल चलता है कि बादशाह को मात पड़ जाती है। और ये बात मैंने बड़ी गहरी कह दी है, इसको टटोलने की कोशिश ना करें। बिलावल भट्टो और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का मिलाप मेरा ख्याल है गुफ्तगू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक तक तो हो सकता है, लेकिन ये दोस्ती कभी ना टूटे, ये बात नहीं होगी, ये जल्द खत्म हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको दबाव में लाने के लिए मैं आपको शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनाता हूँ, मुझे कुछ डिसाइफर नहीं कर पा रहा वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप दोनों मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त सुने और फिर मुझे भी कुछ थोड़ी तालीम दें। सुनाइए जी। हमने आज से 3 साल पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, जिसको पाया हकारत से ठुकरा दिया गया था। आज के दौर में फौजी जंगें नहीं, माशी जंगें लड़ी जा रही हैं। मलिक साहब, ये माशी जंगें जो हैं वो किसने टुकरा दिया और माशी जंगें अवाम के खिलाफ लड़ी जाती हैं? क्या मसला है, ये क्या गुफ्तगू है? ये वही है जो मैं बात कर रहा था। देखिए इसमें वो बेसिकली जब नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत लड़ाई जगोदल पे चले गए, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने 3 साल पहले कहा था और बैठे मिलजुल के इकॉनमी चलाते हैं, यानी कि अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, जिस तरह जरदारी साहब ने माशाल्लाह चलाई, इंतहाई दयानतदारी से, और इन्होंने बिलावल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये नवाज शरीफ पैसे लेके चले गए, तो मेरा बिलावल को ये याद नहीं रहा, यही नवाज शरीफ इन्हीं की वालदा को कहता था कि वो पैसे लेके सरे महल बनाने बाहर चली गई हैं। तो ये सारा एक ही लड़ाई है। अब ये जो मैसेज बड़ा क्लियर है, ये बहुत क्लियर मैसेज, ये बेसिकली मैसेज पिंडी को है कि खुदा के लिए आप ये असल में फ़ौज पे ये प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो इकॉनमी नहीं चलेगी। लिहाजा आप हम पे रहम करें, आप हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दें, सीधी सी बात ये है। मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ, मगर मलिक साहब, भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि पहले बयान आता है शहबाज शरीफ साहब का कि जी नेशनल गवर्नमेंट बन जाए, उसको रबिश करती हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा और सीमेंट कर देती हैं मरियम साहिबा के बयानिए को। फिर मलक मोहम्मद खान साहब, अहमद खान साहब जो हैं, मोहम्मद अहमद खान साहब हमारे मोअज़्ज़िज़ भाई, उनको लगाया जाता है और कहा जाता है कि मेरे तर्जुमान ये हैं, गोया जो बात नहीं कही और जो उन्होंने कहनी थी कि कोई और मेरे बियाफ पे ना बोले। ये क्या हम समझ सकते हैं कि पहला पत्थर है उस पानी में जिसमें इरताश हमें नजर नहीं आ रहा बड़े अरसे से? बड़ी साहब देखिए कादी साहब, कुछ बयानात आजकल वो आ रहे हैं जो हकायक से बड़े दूर है, लेकिन सियासत मैंने अर्ज किया ना बहुत बेरहम है। आपको याद होगा एक बादशाह ने अपने बाप को गिरफ्तार कर लिया था, तो मलक अहमद खान की कुछ वजूहात है उसको तर्जमान बनाने की, वो मैं वजूहात पूरी बता नहीं सकता, जितनी बता सकते हैं वो बताएं। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, मुझे ये बात आपको क्लियर कर दूं, ये कह रहे हैं माशी जंगे, ये नवाज फैमिली की
और जरदारी फैमिली की पिछले 30 सालों में बताएं इनकी माशियत नीचे गिरी है या ऊपर उठी है? मुझे आप दोनों बता दें, चैलेंज कर रहा हूं। आम आदमी गरीब से गरीब तर हो गया और इनकी दौलत का हिसाब ही कोई नहीं है। काजी साहब, इनकी माशियत का और आप गरीब की इकॉनमी का मुझे बताए ना, लिंक क्या है? क्या शहबाज साहब की आपको अंदाजा है कितनी प्रॉपर्टी है? मोहतरम शहबाज साहब की या जरदारी साहब की? मैं ये अरबों खरबों डॉलरों की बात कर रहा हूं, रुपयों की नहीं कर रहा। तो इनको इनकी इकानमी क्यों नहीं नीचे जाती? आप मुझे दोनों ये सवाल का जवाब देना। जरदारी खानदान की जाती है ना शरीफ खानदान की जाती है, और जाती है तो गरीब आदमी की जाती है। किसी बेचारे 25, 30, 40, 50 हज़ार लाख कमाने वाला फाकों पे आ गया। आप कैसे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि माशी तरक्की नहीं हो सकती? इनकी तो हो रही है तरक्की। नहीं मलिक साहब, ये क्या, ये चार्टर ऑफ जो है, चार्टर ऑफ क्या इकॉनमी कहा था उन्होंने? जो वही मैंने बताया ना, वो क्या चार्टर है? आपको क्या लगता है? वो चाह रहे हैं कि एक बेसिकली वो पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं, हम उसकी अंदर की डेफिनेशन बाद में जाएंगे। बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कोई एक प्लान बना लें। प्लान ये है, हमारा बिजली का क्या 15 साल प्लान होगा, हमारे बैंक किधर चलेंगे, हमारी इकॉनमी की डायरेक्शन क्या होगी, ये कंट्रोल्ड इकॉनमी होगी, सोशलिस्ट होगी, आज़ाद होगी, सरमायादारा नहीं होगी। कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, मैं अब तनकीद इस पर नहीं कर रहा, जो ये मेरी राय है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो हमारी इकॉनमी पर असरअंदाज होती है। तो शहबाज शरीफ इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये हिट करा रहे हैं कि भाई आप हम सबको स्पेस दें, सबको हिस्सा दे दें, सबको बिठा दें। मैं आपसे ना ब्लैक एंड वाइट में सवाल करने लगूँ। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में एक इंटरव्यू देते हैं वजीर बराए पानी और बिजली, और वो कहते हैं ये बिजली नहीं बन रही, ये डे लाइट रॉबरी हो रही है, दिन दहाड़े डकैती लग रही है, और वो वजीर है। इमरान खान साहब का दौर आता है तो एक रिपोर्ट IPPs पे आती है और पता चलता है इवन वर्ल्ड बैंक कहता है कि $45 बिलियन 10 साल में ब्लीड हुए। तो इस पे क्यों कर ले ना कंसेंसस? वो जब गवर्नमेंट में थे इस पे खामोश, खान साहब गवर्नमेंट में आए इस पे खामोश। ते केड़ा कंसेंसस करना चाहिए? पर्चे खत्म कराने ने, सीधी गल करो। बात कंसेंसस की नहीं, आम आदमी के। भट्टी साहब बता रहे थे ना, आप इस प्रोग्राम में बैठो ना, मेरे प्यारे कैमरामैन ने मजाक में मुझे पता है क्या आपने पूछा रन डाउन क्या है, तो मैंने कहा योम दिफा है, तो कहता मलिक साहब महंगाई की गल जरूर करना। तो ये अंदाजा लगा लें कि आम आदमी के साथ, अभी आम आदमी को ये पता नहीं उसके साथ आगे क्या होना चाह रहा है। आपकी हुकूमत डेलिबरेटली अपनी एक्सपोर्ट बनाने के लिए डॉलर को नीचे कर रही है, और आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता इसका महंगाई पे क्या असर पड़ेगा। 30 रुपये आप CNG पे महंगी करने जा रहे हैं, अगले महीने आप सुई गैस महंगी करने जा रहे हैं, बिजली इतनी बार महंगी होगी है कि अब हमें याद ही नहीं रहा। इस तबाही में आम आदमी कहां से सांस लेगा? तो मुझे ये बताएं, ये तो कंसीडर है गया। कोई मेरी फिक्र सुन ले, मैशत का मुझे बताएं वो क्या करना है, मिल के क्या करना है? वो तो किसी के पास विजन ही नहीं। मेरा असल पॉइंट है कि आप ये कंट्रोल डेमोक्रेसी कर लें, फ्रॉड डेमोक्रेसी कर लें, अच्छी डेमोक्रेसी कर लें, जेली डेमोक्रेसी कर लें, आम आदमी की महंगाई उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ये दैट हैज बिकम ए बिग भट्टी साहब, ये तो सेल्फ एविडेंट है कि भट्टी साहब ये महंगाई कमर तोड़ है, ये अपनी जगह। मुझे ये बताएं कि कौन सा फार्मूला है, या तो पता चले कि इनको, मैं सवाल एक मिनट सवाल सुन लें, कि अगर कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि खजाने की जेब में $25 बिलियन को डाल जाए और पता ही ना चले, वो कोई फार्मूला देना चाह रहे हैं क्या? मुझे बताएं जरा। अच्छा, मैं देखें काजी साहब, यही कुछ अर्ज करने लगा था। एक तो आपने फरमाया, वो कह रहे हैं कौमी हुकूमत बना दें। पिछले 40, 25, 30 हुकूमतें जितनी गई, कौन सा आदमी जीतने वाला है आके कौमी हुकूमत बनाता है? हुकूमत है कि कुड़ियों मुंडियों वड्डी दी चीज लै जाओ, मुफ्त दी चीज लै जाओ। भाई आप कह रहे सब मिलके बैठे, इलेक्शन इसीलिए कराते हैं कि कोई भी हुकूमत बने वो अपनी पॉलिसियां ऐसी बनाए कि अवाम की बेहतरी के लिए बनाए। मुझे बता देना, 3 दफा इनकी हुकूमत रही। चलो मलिक साहब तो गुस्ताखी हमारी बात को समझ लेते हैं, कहते हैं बड़ी महंगाई है, और महंगाई है भी। क्या 3 साल पहले 2017 में मुझे एक MPA बताए लाहौर का, कोई आला ब्यूरोक्रेट बताए जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में इलाज कराता था। इनकी इकॉनमी उस वक्त भी अरबों में थी, इनकी इकॉनमी अब भी आगे है, इनकी इकॉनमी आगे भी आगे जाएगी। बात करें मेरे साथ इस 95% पॉपुलेशन की, काजी साहब उनकी इकॉनमी कब ऊपर जाएगी? क्या नवाज शरीफ की इकॉनमी में आपको पिछले दिनों मिफ्ता इस्माइल साहब ने कराची में कहा, तो साफी ने कहा आपका तो 1.5 अरब रुपया ज्यादा इजाफा हुआ है, और आपकी इकॉनमी तो कभी इनकी तो नीचे जाती नहीं हाकिम वक्त की। मुझे बता देना, चलो अब महंगाई है, डॉलर भी है,
3 साल पहले PIC में 4 साल पहले एक पेशेंट भेजा, उसे एंजियोग्राफी के 1.5 साल की डेट मिली। उस वक्त मोहतरम शहबाज शरीफ वजीर आला थे। किडनी के डायलिसिस के लिए भेजा, 8 महीने का टाइम मिलता था, आज भी वही मिल रहा है। और भाई इकॉनमी ताकतवर अरबपति जो 2 या 3% है, उनकी हमेशा ऊपर जानी है। मुझे बताए कैमरामैन, गार्ड, 95% पॉपुलेशन जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, 25,000 से कम है, उनकी इकॉनमी को कैसे बूस्ट दोगे? जी मलिक साहब, कैसे पूछ दोगे? देखिए काई साहब, मेरा पॉइंट है, आप जितने मर्जी मनूवरिंग कर लीजिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा। मैं कहना चाह रहा हूँ इस निज़ाम में आपको आम आदमी को शामिल करना पड़ेगा। आपने अगर नवाज शरीफ ने सारा गन डाला, हमने निकाल दिया, जिसने भी निकाला वो चला गया, शहबाज चला गया। 3 साल के बाद अब आपको चेंज लानी पड़ेगी। आप जिस तरफ जा रहे हैं ना, आपके इदारे बदल रहे हैं, तबादलों पे जोर है, महंगाई पे जोर है। अगर नवाज शरीफ चले गए हैं निकाल और निजाम वही है तो मौजूद है, तो फिर आप बताएं, वो मौजूद है ना। अच्छा आप बताएं, आप मुझे बताएं जो जहाँ पे हम फंसे हुए हैं, यहाँ मुझे तो आज तक समझ नहीं आ रही। हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हम कंट्रोल इकोनॉमी है, हम फ्री मार्केट हम है क्या? मुझे तो ये क्लैरिटी नहीं मिल रही। आपको फिक्र बताएं है क्या हमारा? मैं फिक्र दे देता हूँ। 80% मैशत प्राइवेट सेक्टर के पास है, तो फिर ये 20% इकोनॉमी होगी, प्राइवेट इकोनॉमी होगी। 20% इमरान खान के पास है, मतलब रियासत पाकिस्तान जी 20% टोटल। अच्छा, और ये फिगर जो है यूरोप में इस तरह नहीं है। यूरोप में तकरीबन 50% फ्रांस के अपने पास है, जो 40% जो है उसके अपने पास है अपना यूके की, और चाइना भी तकरीबन 40-60-40 का है। अच्छा, और चाइना का शेयर बढ़ने जा रहा है। किस दिन स्टोरी करेंगे चाइना वापस उधर कैसे जा रहा है। मगर सवाल ये है भट्टी साहब, और आपसे पूछता हूँ कि जब तक जो भट्टी साहब हमें पैसे कमा के देने वाले इदारे थे, उनको हमने नुकसान में धकेला, बहुत सारे बंद हो गए, जो हमने बेचे औने पौने पे हाउसिंग सोसाइटियों ऊपर बन गई। बाकी अब नेशनल बैंक प्रॉफिट दे रहा है, उसको बेचना चाह रहे हैं हम। ज़राई तरक्याती बैंक 5 अरब रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, उसको हम बेचना चाह रहे हैं। और मैं आज एक खबर आपको और दे दूं, जो नेशनल बैंक का प्रॉफिट है उसमें जितने सरकारी खाते हैं उसको बेचने से पहले उनको बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि 2 टके उसकी कीमत लगे। ये आज मुझे उसके अंदर के एक बंदे ने यह बात बताई। तो जब हम पैसा अर्न करने वाले इदारे बेच देंगे तो हम लोगों को क्या खिलाएंगे भट्टी साहब? काजी साहब, इसमें रॉकेट साइंस कौन सी है? प्रॉफिटेबल अदारा बोले बेचेंगे तो आपको बड़ी कमीशन मिलेगी ना। अगर कोई लॉस वाला अदारा बोलेगा तो फिर आपको कमीशन कैसे मिलेगी? प्रॉफिटेबल जितने अरबों खरबों रुपए गरीब आदमी कमा रहे हैं, उनका खून बेचोगे तो अपने महलात खड़े करोगे ना, बैरून मुल्क अपनी प्रॉपर्टियां खड़ी करोगे। यही PIA प्रॉफिट देती थी, जिसने 6 मुल्कों की PIA खड़ी की, एयरलाइनें खड़ी की। यही स्टील मिल आपको फायदा देती थी। आपके हुक्मरानों ने जाली भर्तियों से, कमीशन से, हराम के पैसों से इन्हें डुबोया। आपकी हुक्मरान अब अशराफिया पहले अदारे डबोती है, फिर उन्हें बेचती है, फिर औने पौने दामों खरीदती है। मुझे तो ये बता दे, मेरा हाकम कब आएगा जो 90% लोगों को कहेगा साहब मुझे एक ब्रेक पे जाना है। आइन की जो मैं बात करता हूं, तालीम आपको मुफ्त दूंगा, सेहत दूंगा, इंसाफ दूंगा, रोजगार दूंगा, मुझे उस हाकम की निशानदेही करे। भट्टी साहब, मैं आपने शुरू में जो खबरों की तरफ इशारे दिए थे, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे ICAI के चीफ गए हैं, क्या पॉइंट आउट करने गए हैं, भारत के हवाले से हमारे क्या खदशात हैं, जो भट्टी साहब खबर दे रहे हैं। अंदर की खबर है, हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, आपने शुरू में कुछ इशारे दिए थे। ISI के चीफ जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो गए, और क्या थी बात? अच्छा, उसके बाद ना एक अजीब गरीब बेहूदगी जो है वो हमें इंडियन मीडिया पे भी नज़र आती है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान के जो है वो एयरक्राफ्ट, हमारी जो एयरफोर्स है वो पंजशेर में ये कर रही है, वो कर रही है। आजकल सुई नहीं छुप सकती, ऊपर से आप सैटेलाइट से देख लगते हैं। और पाकिस्तान के जो हैं वो तैयारे छुप गए हैं जो हम कर रहे हैं। एक तो वो क्यों गए थे, और ये जो इंडियन प्रोपेगेंडा इस पे बाद में आते हैं। जी भट्टी साहब। अच्छा कायद साहब, इससे पहले मैं थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपका वक्त बड़ा कीमती होता है, आपके प्रोग्राम लोग आपको सुनते हैं, मैं तो बीच में आ गया हूं। वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब की मुलाकात खत्म हो गई है। वजीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान ने राव सरदार अली को IG पंजाब तैनाती करने की खत्मी मंजूरी दे दी है, जबकि कामरान अफसर को चीफ सेक्रेटरी करने की अब से 5 मिनट पहले मुलाकात खत्म हुई है और अप्रूवल दे दी है। कामरान अली अफजल
जवाद रफीक जो पहले सेक्रेटरी कामरान अली ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है आपकी तरफ से। तो इनके ना ये कामरान अली अफजल साहब, ये जवाद रफीक जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे वो भी बड़े ऑनेस्ट थे, उनके बड़े करीबी दोस्त है, नेक आदमी है, राव सरदार ईमानदार है। अब मुझे समझ नहीं आती कब्जा माफिया का क्या होगा। तू तो मारा गया ठाकुर, 3-4 बंदे तो राव सरदार काश को बंदा ऐसा है भट्टी साहब। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, अल्लाह करे आए। लेकिन मैंने इनमें से कुछ लोगों से बात हुई तो मैंने कहा खुदा के लिए पीएम से पहले फ्री हैंड लेना, ये ना हो कि ना आप एसएचओ लगा, डिप्टी लगा सको, ना डीपीओ लगा सको, ना डीसीओ लगा सको, तो फिर आपको भी 4 महीने में आधी इस तरह रसवा करके निकाला जाए। अच्छा काई साहब का हमारे डीजीआई का दौरा बड़ा अहम था। वो इंफॉर्मेशन लेके गए थे कि भारत में किन शहरों में दैश और अलकायदा के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, और वो इस वक्त अफगानिस्तान में अफगान शहरी बनकर जाली पासपोर्ट और जाली आईडी लेके डंडी लेके उधर रह रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो बहुत जल्द अफगानिस्तान में खून खराबा करेंगे। ये तमाम फाइलें एविडेंस फैज हमीद साहब ने शूरा अफगान हुकूमत के हवाले कर दी, जिसके बाद इंडिया के तोते उड़ गए। वो बावला हो गया इंडिया मीडिया, बावला पागलपन का शिकार हो गया है कि पिछले 20 साल से हमने जो दहशतगर्दी का बीज अफगानिस्तान और भारत में बोया था, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने ट्रेस कर लिया है और अब वो मारे गए हैं। उनका घबराना बनता है। उन्हें अभी नंदन की चाय याद आएगी, और अब अनकरीब आप देखेंगे तालिबान जो रा के एजेंट है अफगानी शहरी बन के जो मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा और दुनिया भर में भारत का दहशतगर्दाना चेहरा दुनिया देखेगी एविडेंस के साथ। बहुत खौफनाक इंफॉर्मेशन लेके पहले DGISI जब गए हैं तो आर्मी चीफ से एक तवील मुलाकात की है, प्राइम मिनिस्टर से की है, फिर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने नाम और जहां भारत ट्रेनिंग लिया है वो दिया। उसके बाद इंडियन मीडिया का, इंडियन हुकूमत का बावला, उन्हें मिर्चें लगना, चीहें लगना, चिल्लाना बनता है। ऐसे इसीलिए कहता हूं कि उन्हें बरनौल भेजें। आपका एक दोस्त इंडिया में है, उन्हें बरनौल भेजें, बहुत जरूरी है। आजकल जलन हो रही है, लगी ना। अच्छा भट्टी साहब, ये आमतौर पे हमें तो पता भी नहीं होता कि उनकी राह का कौन चीफ है और कौन नहीं है, हम हार्डली डिस्कस करते हैं। मगर हमारे ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, एक जनरल हमीद गुल मरहूम वो थे, और ये जो है ये उनके इंडियन मीडिया के बड़े फेवरेट हैं, एज इफ दे आर रनिंग दी होल वर्ल्ड। तो ये ज़रा ये उनका कोई फॉरेन पॉलिसी प्लॉय है, ये क्या है भट्टी साहब? ये काफ़ी कुछ है, बस इसको रहने दें। कहता है कि बड़ा कुछ होने वाला और बड़ा कुछ हो रहा है, बस दुआ करें कि अगले 2 महीने में एक अहम फैसला होना वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। अच्छा मलिक साहब, ये क्या वजह है? मलिक साहब ये बताएं, दुनिया में हर कौम की, हर मुल्क की एजेंसियाँ हैं, CIA है, उनकी DEA है, उनकी क्या कहते हैं डिफेंस क्या एजेंसी है, तो सारी अपने काम करती रहती हैं। तो ये हमारे ऊपर इतना नजर करम क्यों होता है कि सारी दुनिया में जो भी बुराई है या वो हमारे पास ना पैसे हैं, हम गरीब सा मुल्क हैं। मेरी पर्सनल एक राय बिल्कुल ज़ाती, मैं क्योंकि ट्रैवल करके मैंने देखा, मुझे लगा जो रियासतें अपनी आवाम से मुखलिस होती है ना, वो इतना उनको किलकिल नहीं होती। जो रियासतें अब्यूसिव होती हैं ना कोई पंजाबी में हमारी माँ ने एक बहू बनाया होता, एक खौफनाक, बाहर नहीं जाना वो पकड़ लेगा। मुझे इत्तेफाक हुआ इंडिया जाने का। आप ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, इंडिया को इतना उसकी रियासत ने आम इंडियन से इतना जुल्म किया, डिमोनाइज कर रहे हैं, क्या करते हैं मजहब को डिमोनाइज। अगर दिल्ली में ट्रैफिक जाम हो गई तो वो ISI है, अगर वहाँ कोई गायें भागना शुरू हो जाए उसके पीछे ISI है। आप दुनिया फिरी है, कभी इस तरह होगा कि एक कबूतर आप पकड़ें और आप प्रेस को बुलाने को हो पाकिस्तान की ISI ने कबूतर भेज दिया। तो मेरा ख्याल है कि आपने जो मुझे समझ आई है कि इंडिया वालों ने बजाय अपने मसाइल हल करें, अपने दुख ख़त्म करें, अपनी गुर्बत ख़त्म करें। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप के केसेस आपको पता है इंडिया में, मैं आपको पहले भी बता रहा, दुनिया में सबसे कम उम्र बच्चे जो काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर वो इंडिया में है। बिजली सबसे कम इन टर्म्स ऑफ नंबर इंडिया में। अब अपना घर सही करें, हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा रीजन और हम अपना सही करें। और हमने सारा ढूंढ लिया है ISI को। इसी तरह अमेरिका ने भी किया था। एक बंदा 6 फुट का ओसामा
अगर दुनिया में छींक आ गई तो उसामा आ गया, हर चीज़ उसामा करता है। मुझे तो समझ से बड़ी साहब मुझे बताएं, आखिरी मिनट है, आखिरी सेकंड है, ये बताएं कि इनको जानबूझ के जिंदा रखा जाता है ताकि अपने मुल्कों में उनके अवाम को जो असल मसाइल हैं उन पर तवज्जो ना दे सके? बिल्कुल, ये सारी एक दहशत गर्दगी का एक मास्टरमाइंड, आपको पता है कि इंटरनेशनल पावर है जो अब सुपर पावर नहीं रही है, उसी के ही सारी दहशत गर्दी के पौधे लगाए हुए हैं हर जगह पर। तो मेरा ख्याल है अब वो सुपर पावर नहीं रहेगी। बड़ी साहब क्लोजिंग है, कल हम नया हफ्ता है, कल हम आपसे लंबी बात करेंगे। मैं जाते जाते दूं कि यूके डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। बेन वेलिस जो हैं, वो हालिया जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उनका ये कहना है, इस पर बड़ा अपरोर हो रहा है, क्या वाकई नहीं रहा? इस पर हम कल बात करेंगे, बात तो चलती रहेगी, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।